महाराणा प्रताप इतिहास में जो सबसे इंस्पिरेशनल फिगर्स हैं उनमें इनका नाम शुमार होता है ना। महाराणा प्रताप के बारे में जब लोग बात करते हैं यूजुअली हिस्ट्री में सीधा हम बात करते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में। उसके बाद काफी बार हम भूल जाते हैं बैटल ऑफ दिवेर को, जहां पर महाराणा प्रताप ने 36,000 मुगल सोल्जर्स का सरेंडर करवाया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल जीती थी और कॉन्स्टेंटली अकबर की रेन में अकबर को चैलेंज किया। मेवाड़ में कभी भी अकबर की कंप्लीट डोमिनेशन स्वीकार नहीं करी। अब पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी मुगल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है इसमें मैं ऑलरेडी बैटल ऑफ पानीपत, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कवर कर चुका हूं। उसके अलावा मैंने आपको यही बताया कि कैसे बाबर से लेकर अकबर तक का जो टाइम है ये स्टार्ट हुआ। मैंने आपको बताया कि बाबर कैसे उज्बेकिस्तान से आया, मगर मुगल एम्पायर को स्थापित करने के बावजूद ये हिंदुस्तान में सिर्फ 4 साल तक राज कर पाया। फिर इसका बेटा हुमायूं सिर्फ 11 साल तक राज कर पाया और उसके बाद अकबर आप कह सकते हैं एक प्रॉपर मुगल एम्परर था जिसने कई दशकों तक राज किया। मगर अकबर के पूरे टेन्योर में 1556 से लेकर 1604 के बीच में आप अगर देखो तो अकबर के जो सबसे बड़ी एडवर्सरी थे, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, वो थे महाराणा प्रताप। और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे अकबर की रेन पर कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद क्या हुआ, कैसे अकबर ने मुगल एम्पायर को वापस काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कर लिया था, और उसके बाद महाराणा प्रताप के साथ अकबर की जो राइवलरी है कैसे शुरू हुई, इसका अंत कैसे हुआ, क्यों अकबर को जब न्यूज मिली महाराणा प्रताप की मौत की तो अकबर खड़े खड़े रो पड़ा। लिटरली ये हिस्ट्री में आपको मिलेगा। अकबर वॉज इन टीयर जब उसको फाइनली पता लगा कि महाराणा प्रताप अब नहीं रहे। अब देखो अकबर का शासन जब शुरू हुआ तब अकबर एक टीनेजर था। अब उस टाइम अकबर के सामने आप अगर देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज, उसकी रेन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बाहर से कम अंदर से ज्यादा था। हुआ यहाँ पर क्या कि सिंस हुमायूं अकबर के पिता ये मर गए थे जब अकबर की एज थी 12-13 के आसपास। उसके बाद फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी हो गई। उस टाइम अकबर इतना बड़ा था नहीं कि सम्राट हेमू से खुद लड़ पाता। तो उस वक्त अकबर की जो भी आर्मी थी, जो भी यहाँ पर शासन संभालना था, ये सब संभाल रहे थे बैरम खान। बैरम खान आप कह लीजिए बहुत ही लंबे समय से फैमिली फ्रेंड थे पूरी मुगल डायनेस्टी के। अकबर के पिता बैरम खान को बहुत मानते थे। बैरम खान को इस जिम्मेदारी मिली थी कि मुगल एम्पायर को आप संभालोगे जब तक अकबर बड़ा नहीं हो जाता। अब हुआ यहाँ पर क्या कि अकबर धीरे धीरे 18 साल का हो गया और उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि बैरम खान को कैसे रिमूव करूं। बैरम खान के साथ मेरे जो डिस्प्यूट्स है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि साम्राज्य को ये करना चाहिए, बैरम खान का व्यू पॉइंट कुछ और होता है। धीरे धीरे इंटरनल पावर स्ट्रगल इतनी बढ़ गई कि अकबर ने यहाँ पर डिसाइड किया कि बैरम खान को ऑल टुगेदर मुगल एम्पायर से एग्जाइल करना होगा। जिस बैरम खान ने एंश्योर किया कि 1556 में मुगल एम्पायर कंप्लीटली मिट ना जाए, मुगल एम्पायर को डिफेंड किया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। उनको इनाम देखिए यहाँ पर ये मिला कि अकबर ने कहा कि आप जाके अब हज पे जाइए। और बैरम खान की भी किस्मत खराब थी। पहले तो वैसे बैरम खान ने कुछ रेजिस्ट किया अकबर को, उसने कोशिश करी कि कैसे मुझे निकाल सकते हैं, मैंने गद्दी को डिफेंड किया बाहर की फोर्सेस से, मुझे कैसे कह सकते हैं कि बस अब हज पे जाओ। बैरम खान ने कुछ रेजिस्टेंस करने की कोशिश करी, मगर ज़्यादातर जो जनरल थे, बाकी जो और लोग थे मुगल एम्पायर के, वो अकबर के पीछे खड़े थे। मजबूरी में इन दी एंड बैरम खान को मेक्का की तरफ ही जाना पड़ा। अब किस्मत देखिए बैरम खान की इतनी ख़राब थी कि जब ये जा रहा था तब गुजरात में ही इसको मार दिया गया। एक अटैक हुआ था बैरम खान पे, यहाँ पे आप देख पाओगे। वाइल लीविंग इंडिया टू परफॉर्म द हज पिलग्रिमेज इन मेक्का, यहाँ पर बैरम खान पे अटैक हुआ और हाजी खान ने बैरम खान को मार दिया। हाजी खान हेमू की तरफ से लड़ा था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, तो एक आप कह लीजिए पुरानी एक दुश्मनी थी, पुराना बदला निकालना था। तो यहाँ पर बैरम खान मर जाता है और ट्रूली यहाँ पे आप कह सकते हैं अकबर की रेन स्टार्ट हो जाती है। अकबर को फाइनली कंप्लीट पावर मिलती है पूरे मुगल एम्पायर की। और पावर मिलने के बाद अकबर के सामने कुछ ऐसा सिनेरियो था, ये था मुगल एम्पायर। नीचे यहाँ पर अकबर के सामने चैलेंजिंग फोर्सेस खड़ी थी, राजपूत स्टेट्स, मेवाड़, मालवा। अकबर का सिंपल एक टारगेट था कि जल्द से जल्द मुगल एम्पायर को पूरे हिंदुस्तान तक फैलाना है, जो सेंट्रल इंडिया है इसको कैप्चर करना है, फिर धीरे धीरे दक्कन की तरफ ये बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर अकबर ने ये डिसाइड किया कि ये अटैक करेगा मालवा को, क्योंकि मालवा इसके सामने सबसे आसान आप कह लीजिए उस वक्त किंगडम था अटैक करने के लिए। अब यहाँ पे आप कहोगे सबसे आसान किंगडम क्यों था? देखिए क्योंकि उस वक्त मालवा के सुल्तान थे, मालवा के आप कह लीजिए राजा थे बाज बहादुर। बाज बहादुर वैसे तो अफगान ओरिजिन के थे, इनके जो पूर्वज थे अफगानिस्तान से आए थे कई सालों पहले, कई सदियों पहले, और फिर ये लोग यहाँ पर बस गए और मालवा में ये लोग अपना जो शासन है संभाल रहे थे। अब बाज बहादुर आप कह लीजिए आर्टिस्टिक किस्म के इंसान थे,
कम शब्दों में ये आप काफी कुछ समझ गए होंगे। म्यूजिक का शौक था, आर्ट का शौक था, वॉरफेयर में कभी इतना इंटरेस्ट लिया नहीं, आर्मी को कभी इतना डेवलप किया नहीं। और बाज बहादुर को हिस्ट्री में आप अगर देखो तो सबसे फेमस इनकी एक लव स्टोरी है रानी रूपमती के साथ। आप इस पर कभी गूगल करिएगा, बहुत सी आपको बुक्स मिलेगी। अमर चित्रकथा की स्टोरी है इस पर कि रानी रूपमती किस तरीके से एक बहुत ही कॉमन सिंगर थी। एक दिन बाज बहादुर ने उसको देख लिया और फिर रानी रूपमती से शादी कर ली। उनके लिए अलग से किला बनाया गया। मगर रानी रूपमती की किस्मत खराब थी कि जैसे ही बाज बहादुर और रानी रूपमती का जो ये रोमांस है स्टार्ट होता है, अकबर यहाँ पर डिसाइड करता है कि इट इज टाइम टू अटैक मालवा। तो अकबर सीधा यहाँ पर मूव करता है और बाज बहादुर के साथ ये जंग लड़ता है। जंग कुछ खास होती है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मालवा के डिफेंसेस बहुत ज़्यादा पुअर थे, बाज बहादुर कोई खास वॉरियर था नहीं और अकबर को ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस होती नहीं है। मगर अब ट्रेजेडी यहाँ पर ये देखिए, बाज बहादुर तो भाग जाता है यहाँ से। बाज बहादुर यहाँ पर भाग जाता है मेवाड़ की तरफ। रानी रूपमती मालवा में फंस जाती है और मजबूरी में रानी रूपमती को सुसाइड करनी पड़ती है। बैटल ऑफ सारंगपुर आप अगर देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था मालवा की हिस्ट्री में। बाज बहादुर हार जाता है, अकबर की जीत होती है इस तरीके से और फिर मुगल एम्पायर का और विस्तार होता है। मालवा भी अब बन गया मुगल एम्पायर का पार्ट। मगर ये टाइम देखिए मुगल एम्पायर के लिए बहुत नाजुक था। आप कह सकते हैं इतिहास में पहली बार मुगल एम्पायर इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर चुका था। और देखो, जब भी एक एम्पायर काफ़ी न्यू होता है, काफ़ी स्ट्रेच कर जाता है ना, तो अंदर रिबेलियन होती हैं, बगावतें होती हैं। कोई उठ जाता है कहीं पे, कोई गवर्नर कहता है कि मैं नहीं मानता राजा की, मैं खुद की सेना बनाऊंगा, खुद का राज्य बनाऊंगा। तो बीच में अकबर को कई रिबेलियंस भी डिस्ट्रॉय करने पड़े। अकबर को देखिए ओवरऑल क्रेडिट इतना मिलता है एम्पायर को संभालने का, तो ये इन्होंने काफ़ी विस्तार किया, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी बार जब रिबेलियन हुए, कोई ईस्ट में खड़ा हो गया, अकबर अपनी आर्मी लेके वहाँ पे जाता था, जो रिबेलियन है उसको डिस्ट्रॉय करता था। फिर एक रिबेलियन कहीं खड़ा हो गया लाहौर के आसपास, फिर नॉर्थ की तरफ जाओ। तो इस दौरान आप कह लीजिए अकबर के लिए बहुत आसान था नहीं सेंट्रल इंडिया पे इतना फोकस करना, क्योंकि जो वो ऑलरेडी कब्जा चुका था उसको ही मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल था। और जब अंदर के सारे विद्रोह खत्म हो चुके थे, तब अकबर ने फाइनली डिसाइड किया कि अब टाइम है मेवाड़ पर अटैक करने का। और अकबर को ये पता था कि ये जो बैटल होने वाली है बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि मेवाड़ में उस वक्त राणा थे उदय सिंह द सेकेंड। उदय सिंह अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग वॉरियर थे। अकबर को पता था कि चित्तौड़गढ़ एक बहुत ही ज़्यादा फोर्टिफाइड किला है, उसको अटैक करने के लिए दूर से कैनन्स, ट्रेब्यूशे जो है यूज़ करनी पड़ेगी और बहुत ही आराम आराम से कई महीनों में धीरे धीरे चित्तौड़ फतेह होगा। तो अकबर फिर साउथ की तरफ यहाँ पे आया और उसने वॉर स्टार्ट कर दी, चित्तौड़ पे अटैक कर दिया 1567 में। 1567 से लेकर 1568 तक हुआ द सीज ऑफ चित्तौड़। और बाय द वे यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपके सामने फुटेज है चित्तौड़ फोर्ट की। आज भी एक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल साइट है ये फोर्ट, आर्किटेक्चर का एक वंडर है। और मेवाड़ पर जो पहला अटैक था वो चित्तौड़ फोर्ट का ही होना था। और चित्तौड़गढ़ को क्या अकबर कब्जा पाता या नहीं कब्जा पाता, इस बात में इंटरेस्ट जो राजपूत स्टेट्स है ना यहाँ पर, इनका भी था। जो यहाँ पे छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स थे, ये देख रहे थे कि अगर चित्तौड़गढ़ आराम से गिर जाता है, अकबर कब्जा लेता है चित्तौड़गढ़ को, तो फिर ये भी चुपचाप अकबर के साथ सुलह कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे और अकबर की प्रोटेक्शन के अंडर आ जाएंगे। अकबर से बेसिकली लड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर उसका मतलब ये है कि अगर चित्तौड़गढ़ कब्जा लिया तो ये लोग भी जरा चैलेंज दे नहीं पाएंगे अकबर को। तो कई महीनों के अटैक के बाद इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे, इसको कहते हैं ट्रेब्यूशे। ट्रेब्यूशे से लगातार चित्तौड़गढ़ के फोर्ट की जो दीवारें हैं इन पे अटैक हुआ, दीवारें गिराई गई और अकबर की सेना जो है, मुगल सेना यहाँ पे एंटर हुई। और बताया जाता है कि जिस तरीके से जो आम सिविलियंस थे उनको मारा गया, बताया जाता है कि करीब एटलीस्ट 30 से लेकर 40,000 जो सिविलियंस थे उनको सीधा मार दिया गया। ब्रूटल किलिंग हुई और अकबर ने चित्तौड़ फोर्ट यहाँ पर कब्जा लिया। इस तरीके से अकबर अब मेवाड़ में एंटर हो चुका था। और जब मुगल आर्मी मेवाड़ में काफ़ी हद तक, जो मेवाड़ का नॉर्दर्न पार्ट था वहाँ पे कब्जा कर चुकी थी, तो उदय सिंह द सेकेंड थोड़ा पीछे हो गए। राजस्थान में जगह है गोगोंडा, वहाँ पर वो चले गए और वहाँ पे उन्होंने उदयपुर भी बसाया। मगर जिस तरीके से अकबर ने चित्तौड़गढ़ कब्जा लिया था, ये देखकर जो यहाँ पर राजपूत स्टेट्स थी, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि फ़ायदा नहीं है मुगल एम्पायर से लड़ने का, अभी के लिए इनके अंडर ही हो जाते हैं। जो भी ये लोग टैक्स वगैरह मांगेंगे, ट्रिब्यूट मांगेंगे, सोना मांगेंगे साल में, वो ये प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी के लिए मुगल एम्पायर का पार्ट बनना ही सही है। तो बहुत ही आसानी से बिना लड़े चित्तौड़गढ़ कब्जाने के बाद जो ये राजपूत स्टेट थी, छोटी छोटी यहाँ पर क्लाइंस थे, ये भी अब मुगल एम्पायर के अंडर आ गए। अब यहाँ पर आप पूछेंगे, मगर सर ये चित्तौड़ फोर्ट वही है जो हमने पद्मावत मूवी में देखा था, जिसपे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था? तो देखिए, हाँ बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी की जो खिलजी डायनेस्टी है वो जिस सिनेरियो में अभी हम बात कर रहे हैं उससे 250 साल से भी पहले की थी। अभी हम यहाँ पे हैं 1568 में।
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया था 1303 में। तो कभी अलग से खिलजी डायनेस्टी पर एक वीडियो बनानी होगी तो वो अलग से बताऊंगा, मगर यहाँ पे समझ लो कि जो चित्तौड़ पे अटैक खिलजी ने किया था और जो अकबर ने किया था उसमें ये डिफरेंस है। नाउ अब हम आते हैं 1572 में। अकबर का एम्पायर अब काफ़ी हद तक फैल चुका था। मेवाड़ अभी भी कंप्लीटली अकबर के कंट्रोल में नहीं था, मगर चित्तौड़ फोर्ट जो नॉर्दर्न मेवाड़ का जो पार्ट था ये अब मुगल एम्पायर का पार्ट बन चुका था। इस बीच क्या होता है कि 1572 में उदय सिंह द सेकेंड इनकी हो जाती है डेथ, और अब फाइनली पावर संभालते हैं यहाँ पर मेवाड़ एम्पायर की महाराणा प्रताप। अब वैसे मैं आपको ये बता दूं, महाराणा इनका नाम नहीं था। जिस तरीके से होता है ना राजा महाराजा नॉर्थ में हम कहते हैं, वैसे मेवाड़ के रीजन के आसपास जो ये सिसोदिया डायनेस्टी है वहाँ पे कहते थे राणा। राणा मतलब के राजा, महाराणा मतलब के महाराजा। तो महाराणा प्रताप का जो एक्चुअल नेम था ये था प्रताप सिंह। महाराणा इनको कहते थे क्योंकि ही वॉज अ महाराजा। बाद में इन्होंने काफ़ी बड़ी बैटल्स लड़ी तो इवेंचुअली इनको ये टाइटल मिला। तो महाराणा प्रताप फाइनली पावर संभालते हैं 1572 में। और महाराणा प्रताप देखिए एक एक्सेप्शनल वॉरियर थे। सबसे बड़ी बात इनकी मैं ये कहूँगा, करेज देखिए। इस वक्त सिनेरियो देखिए क्या हो रखा है। सेंट्रल इंडिया में मुगल एम्पायर को अकेले मेवाड़ ने रोक कर रखा है। इस बीच बाय द वे मुगल एम्पायर थोड़ा बहुत आसपास का एरिया जो है उसको और धीरे धीरे अपने अंडर ले रहा था, मगर तब भी महाराणा प्रताप ने आसपास की जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी तरह मुगल एम्पायर के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। महाराणा प्रताप ने यह कह दिया चित्तौड़ वापस लूंगा, अकबर को हराऊंगा, और बिल्कुल मैं एक बार को जो भी मुगल फोर्सेज हैं जो भी ये भेजेंगे उनसे लड़ूंगा, इनके सामने झुकूंगा नहीं। ये जो स्पिरिट है ना महाराणा प्रताप का, इस वजह से आज भी 2022 में मैं वीडियो बना रहा हूं इन पर, और मेरे बाद भी कई लोग वीडियो बनाते रहेंगे, इन पे किताबें लिखते रहेंगे, बिकॉज ही वॉज अ मैन हु शोड ब्रेवरी एट दैट टाइम। अब यहाँ पर कुछ जो स्केप्टिक लोग हैं वो ये भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, इसमें ब्रेवरी कैसी, लड़ना ही पड़ा था, यहाँ पर सामने दुश्मन आ रहा था, लड़ना पड़ा। देखिए ऐसा नहीं है। अकबर का जो मेन टारगेट था इस टाइम वो था गुजरात के पोर्ट। वो कैसे भी करके गुजरात में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं उनको कैप्चर करना चाहता था, जिससे मुगल एम्पायर का रेवेन्यू बहुत ही ज़रा बढ़ जाता। इसके लिए बताया जाता है हिस्ट्री बुक्स में, आपको इसके बारे में बहुत से एविडेंस मिलेंगे कि अकबर ने करीब 8 से लेकर 9 बार अपने वेरियस डिप्लोमेट्स भेजे, महाराणा प्रताप को मनाने की कोशिश करी कि चुपचाप मेवाड़ को ना सरेंडर कर दो, इसको मुगल एम्पायर का पार्ट बना दो और वॉर यहाँ पर नहीं होगी। इस दौरान भी महाराणा प्रताप नहीं झुके। आसपास का सारा रीजन झुक रहा था। सब लोग महाराणा प्रताप को देख रहे थे कि ये अकेला आदमी मेवाड़ का जो ये थोड़ा एरिया बचा है इसके पास, ये संभाल के बैठा है, माइटी मुगल एम्पायर को टक्कर देने की बात कर रहा है। मुगल एम्पायर खुद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, सरेंडर कर लो, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही मुगल एम्पायर का पार्ट बन जाओ, झुक जाओ। मगर महाराणा प्रताप ने झुकना यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक बार को अकबर ने अपना जो मेन जनरल था उस टाइम का मान सिंह, उन्हें भी भेजा। यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से अकबर ने मान सिंह को भेजा कि मान सिंह तुम बात करके आओ, महाराणा प्रताप को मनाओ कि मेवाड़ चुपचाप सरेंडर कर दे, नहीं तो इवेंचुअली वॉर यहाँ पर हो जाएगी। मान सिंह ने यहाँ पर बात करने की कोशिश करी, मगर महाराणा प्रताप ने सिंपली ये कहा मैं झुकूंगा नहीं तुम्हारे सामने। और इवेंचुअली डिसाइड यही किया गया कि हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैली है गोगुंडा के करीब, वहां पर जंग लड़ी जाएगी महाराणा प्रताप की फौज और मुगल एम्पायर की फौज के बीच में, और मुगल एम्पायर की फौज को लीड करेंगे मान सिंह। तो यहाँ पर शुरुआत होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी की, और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है हल्दी घाटी पास, और यहीं पर हुई थी जंग हल्दी घाटी की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जंग में हुआ क्या क्या यहाँ पर मुगल एम्पायर की आर्मी ने किया, महाराणा प्रताप ने यहाँ पर क्या किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉर थी। और नंबर्स की अगर हम वैसे बात करें तो महाराणा प्रताप के पास टोटल जो इनके पास सोल्जर्स थे, जो हाथी वगैरह सब आप अगर ऐड कर दो तो इनके पास थे करीब 3500 यूनिट, ठीक है। और मान सिंह के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, एटलीस्ट 10,000 तो इसके पास सोल्जर थे, जिसमें 4,000 हाथी थे बताया जाता है, 5,000 घुड़सवार थे। ऑफ कोर्स मान सिंह के पास यहाँ पर मस्केटियर भी थे, मस्केटमैन, जिनके पास ये बंदूक थी उस टाइम। फिर करीब 1,000 यहाँ पर आर्चर थे। हर लिहाज से आप अगर देखो तो मुगल आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी यहाँ पर, मगर महाराणा प्रताप के पास था जज्बा, और ये एक कमाल के जनरल थे। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से ये वॉर लड़ी गई एक घाटी के बीच पे। और वॉर की शुरुआत आप अगर देखोगे तो महाराणा प्रताप की जो कैवलरी थी, जो इनके घुड़सवार योद्धा थे, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशियल अटैक किया और मान सिंह की सेना को काफ़ी डैमेज यहाँ पर पहुँचा दिया। इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे इनिशियली एक काफ़ी ज़्यादा पुश दिया गया मान सिंह की सेना को, और मान सिंह का जो ये राइट फ्लैंक है देखो,
वॉर में ध्यान रखना, ये ध्यान दिया जाता है कि जो आपका दुश्मन है उसको दोनों तरफ, राइट फ्लैंग ऑफ कोर्स यहाँ पर ये हो गया, और जो लेफ्ट फ्लैंक है, दोनों जगह प्रॉपरली आपको देनी होती है टक्कर। तो मानसिंह के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये था यहाँ पर मानसिंह के लिए राइट फ्लैंक, और जो राइट फ्लैंक था मानसिंह का ये टूट गया था। यहाँ पर जो सोल्जर थे ये झेल नहीं पाए अटैक को, और इस तरीके से जो ये राइट फ्लैंक है ना, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी मानसिंह की आर्मी, और ये कमज़ोरी को ढकने के लिए मानसिंह को खुद राइट फ्लैंक को संभालना पड़ा, नहीं तो महाराणा प्रताप सीधा राइट साइड से ही अटैक करके काफ़ी हद तक समेट देते इस पूरी आर्मी को। वॉर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती, मगर मानसिंह ने स्विफ्टली एक्शन लिया और खुद मानसिंह यहाँ पर आगे आ गए। इस तरीके से इन्होंने रोक कर रखा महाराणा प्रताप की सेना को। मगर अभी तो एक्चुअल अटैक होना बाकी था। महाराणा प्रताप फिर खुद यहाँ पर आगे आए। यहाँ पे आप देखोगे जो आप कह लीजिए थर्ड पार्ट था इनकी आर्मी का, ये आगे खुद आया और इन्होंने डायरेक्टली मान सिंह को चुनौती दी। अब इस दौरान क्या होता है कि जो मस्केट मैन थे, जो बंदूक वाले जो सोल्जर थे मान सिंह के, इन्होंने एक क्रिटिकल रोल निभाया। इन्होंने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और इससे महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी, जो इनके हाथी थे थोड़े बहुत, उनको काफ़ी डैमेज हुआ। यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से जो ये मस्केट मैन है, ये आप देख रहे हो, ये जो मस्केट मैन है, इन्होंने जब गोलियां चलानी स्टार्ट करी, इससे जेन्युइनली भारी लॉस हो गया, और जो भी एडवांटेज महाराणा प्रताप ने इस फ्लैंक में गेन किया था ये वाइप आउट होना स्टार्ट हो गया। मस्केट मैन आप कह लीजिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था मुगल सोल्जर्स के पास। अगर जो ये मस्केट मैन है ये महाराणा प्रताप के पास भी होते तो डेफिनेटली ये वॉर बहुत ही जल्द खत्म हो जाती, आराम से मुगल फोर्सेस हार जाती। मगर इस बीच महाराणा प्रताप ने एक निर्णय ये लिया, इन्होंने ये कहा फाइन आई डू इट माई सेल्फ, और इन्होंने अपना घोड़ा जो है चेतक, उसको फुल फोर्स से भगा दिया मान सिंह के हाथी की तरफ। अब मान सिंह का जो हाथी है वो भी उस वक्त लेजेंडरी था, बहुत बड़ा हाथी था, और जो उसकी सूंडें थी उसके आसपास उन्होंने लटका रखे थे ब्लेड। तो चेतक को इतना फुल स्पीड से दौड़ाया कि एक बार को वो हाथी के बराबर ही आ गया, और यहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपना जो स्पीयर है ये मान सिंह को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बस थोड़ा सा बच गया यहाँ पे मान सिंह। अगर ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ था वॉर का, यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, अगर जो ये स्पीयर है ये मान सिंह को प्रॉपर्ली लग जाता और यहीं पे मान सिंह मर जाता तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी यहीं पे खत्म हो जाती। मगर इस बीच हुआ क्या कि जो हाथी के आसपास ब्लेड थे वो लग गए चेतक की टांग को, और महाराणा प्रताप को एक्चुअली यहाँ पर वापस लौटना पड़ा क्योंकि इनका घोड़ा अभी के लिए जंग में लड़ने लायक था नहीं। मगर तब भी आप देखिए चेतक एक इतना रिमार्केबल घोड़ा था कि एक इंजर्ड टांग के साथ भी ये इतना तेज दौड़ा कि महाराणा प्रताप की जो जान है इस पे आंच नहीं आई। और यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, चेतक का जो आर्मर था ना, उसका फ्रंट पार्ट जो था वो ऐसा डिजाइन किया गया था कि लगे कि ये हाथी की सूंड है। ये इसलिए किया गया था क्योंकि चेतक में इतनी पावर थी कि ऑलमोस्ट एक बार को एक हाथी को ये मैच कर सकता था। तो लॉसेज आप अगर देखो हल्दी घाटी की जंग में दोनों साइड काफी हद तक बढ़ गए थे, और मुगल आर्मी का जो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि पूरा जो मेवाड़ है, पूरा जो गोगोंडा है उसको कब्जा लो, महाराणा प्रताप को कैप्चर करो, अकबर के सामने प्रेजेंट करो। ये जो सारे इनके ऑब्जेक्टिव थे सब फेल कर गए थे। मुगल आर्मी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांस कर पा रही थी, तो सिंस काफ़ी हद तक लग रहा था कि ये बैटल एक्चुअली में कोई जीत पाया नहीं है। आप देखोगे मे बी विकीपीडिया पे और जगह लिखा होगा कि मुगल विक्ट्री यहाँ पर हुई थी, और ज़्यादातर कंपैरेटिव एग्जाम से क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो मुगल विक्ट्री वहाँ पे कहा जाता है। मगर इन एक्चुअली आप अगर डिटेल स्टडी करो इसकी तो ये काफ़ी हद तक एक इनडिसाइसिव वॉर थी, कोई भी साइड यहाँ पर जीती नहीं। मगर महाराणा प्रताप चेतक खो बैठे। चेतक महाराणा प्रताप का आप कह लीजिए फेवरेट घोड़ा था, अपने आप में एक बहुत ही ट्रैजिक दृश्य था। महाराणा प्रताप वैसे ऑब्वियसली एक इमोशनल आदमी थे नहीं, बहुत ही लंबी कदकाठी ये थे, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड थी इनकी। ये भी बताया जाता है कि रो पड़े, इनकी आंखों से इतने आंसू आए चेतक की मौत पे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है। और इस टाइम महाराणा प्रताप ने ये डिसाइड किया कि मुगल आर्मी के पास जो आज के समय अत्याधुनिक वेपन्स हैं, जो इनके पास मस्कटियर्स हैं, जो इनके पास और तोपे भी हैं जो ये बाद में ला सकते हैं, वो सब देखते हुए आमने सामने इनसे बैटल करना एक बहुत ही वाइज डिसीजन है नहीं। कहीं ना कहीं जो गुरिल्ला वॉरफेयर का टैक्टिक है कि थोड़ा सा टेरेन देखकर, टाइम देखकर एक छोटा अटैक किया, फिर एक बाद में बड़ा अटैक किया, फिर आमने सामने भिड़े, इस तरीके से मुगल आर्मी से लड़ना पड़ेगा। आमने सामने लगातार ऐसे अगर बैटल करते रहे तो उनके नंबर्स ही इतने हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो लोग प्रॉपरली हार ही नहीं पाएंगे, स्पेशली एक ऐसी आर्मी से जिसके नंबर्स ऑलरेडी काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं। और हाँ, मुझे यहाँ पर राम प्रसाद के बारे में भी मेंशन करना पड़ेगा, मैं स्किप नहीं कर सकता इस बात को। देखिए चेतक तो महाराणा प्रताप ने खो ही दिया था, मगर जो ये हाथी यहाँ पे आप देख रहे हैं
ये बताया जाता है इस पूरी वॉर में सबसे बड़ा हाथी था अपने आप में। इट वॉज ए मॉन्स्ट्रस एलिफेंट। इस हाथी का नाम था राम प्रसाद। मुगल आर्मी ने ये हाथी कैप्चर कर लिया। इन्होंने ये सोचा कि इतना बड़ा हाथी है, अपने आप में बीस्ट है, इसको दिल्ली लेकर चलते हैं, बादशाह अकबर को दिखाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। हो सकता है कि जो लॉसेस है बैटल के उसको ये भूल जाएं। तो इन्होंने यही किया, राम प्रसाद को दिल्ली लेकर गए। अब वहाँ पर राम प्रसाद को जब प्रेजेंट किया तो राम प्रसाद का भी यहाँ पे कन्वर्जन हो गया। इन्होंने राम प्रसाद से नाम चेंज कर दिया हाथी का और इसको बुलाया पीर प्रसाद। मगर आप कह लीजिए राम प्रसाद का कनेक्शन ऐसा था विद महाराणा प्रताप कि उनके बिना इसने खाना खाना ही ऑल टुगेदर बंद कर दिया। और मुगल आर्मी ने दिल्ली में वेरियस टाइप के पकवान वगैरह रखे इसके सामने, मगर इसने बिल्कुल कुछ नहीं खाया। और बताया जाता है कि कुछ हफ्तों बाद ये अपने आप मर गया। ये भी एक बहुत ही ट्रैजिक कहानी है राम प्रसाद की। अब देखो, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में लॉसेस दोनों साइड को हुए, महाराणा प्रताप को हुए, उसके अलावा मुगल आर्मी को भी हुए। मगर मुगल आर्मी के पास रिसोर्सेज इतने थे, आबादी इतनी थी, पूरा नॉर्थ इंडिया, उसके अलावा राजस्थान का बहुत बड़ा पोर्शन, सेंट्रल इंडिया इनके अंडर था। लोगों की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर के पास इतना सारा पैसा था, इन्होंने फिर से आर्मी रेस करनी थी। मगर आप सोच कर देखिए, महाराणा प्रताप के पास कितनी कम ऑप्शंस थी। इनको वापस लोगों को समझाना पड़ा, मेवाड़ के लोगों को बताना पड़ा कि देखिए फिर से लड़ते हैं, लड़ेंगे, वापस अपनी ज़मीन एक्वायर करेंगे। ऑफ कोर्स इस बार महाराणा प्रताप ने अपने जो टैक्टिक्स है ये काफ़ी हद तक चेंज कर दिए। इन्होंने डिसाइड किया कि लड़ाई होगी मेरी चॉइस की लोकेशन पर जब मैं चाहूँगा, और एक बड़ा सरेंडर करवाऊंगा मुगल आर्मी का। पूरा एक मैसेज जाना चाहिए रीजन में कि माइटी मुगल आर्मी ने सरेंडर कर दिया। और जो अगला अटैक महाराणा प्रताप साहब करने वाले थे, इन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि अब मैं एक बार को जो मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो मेरी वेल्थ है, सब बेच दूंगा, एक बड़ी आर्मी इकट्ठा करूंगा और एक जवाब दूंगा मुगल आर्मी को। तो इन्होंने अपने मिनिस्टर भामा शाह को ये कहा कि जो भी मेरी जमीनें थी सब बेच दो। कई इनके मिनिस्टर्स ने अपनी जो पर्सनल वेल्थ है ये भी यहाँ पे प्रोवाइड करी महाराणा को। और फिर 1582 में हुआ बैटल ऑफ दिवेर। बैटल ऑफ दिवेर में क्या था, देखो, दिवेर आप कह लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है राजस्थान में। उससे 1 किलोमीटर दूर एक जंगल है, वहां पर अकबर ने अपनी काफी सेना भेज रखी थी। और अकबर के जो चाचा थे यहाँ पर सुल्तान खान, और जो उसके जनरल थे यहाँ पर बलोल खान, ये यहाँ पर थे। ये लोग धीरे धीरे मुगल जो आउटपोस्ट है ये मेवाड़ के आसपास और बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे गुजरात की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे। तो महाराणा प्रताप ने डिसाइड किया कि इनको ही अटैक करूंगा, और यहाँ पे होती है बैटल ऑफ दिवेर। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे महाराणा प्रताप ने काफ़ी बार जो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स है ये अपनाए। जैसे कि अगर मान लो दुश्मन की सेना गुजर रही है जंगल से, तो काफ़ी बार जंगलों से छुप छुप के जो तीर है ये मारे। जो इनके मस्केटियर हैं, जिनके पास बंदूकें हैं, इनको काफ़ी हद तक कम किया, इनके नंबर कम किए, ताकि ये जो बैटल में अनफेयर एडवांटेज देते हैं ये एडवांटेज मुगल आर्मी को ना मिल पाए। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे लगातार मुगल आर्मी को काफ़ी लॉसेस पहुँचा दिए जंगलों में। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप अपने बेटे के साथ मिलकर एक प्रॉपर बैटल में लड़े सुल्तान खान और बलोल खान के अगेंस्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से होती है बैटल ऑफ दिवेर। यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे 2 फ्लैंक थे महाराणा प्रताप की आर्मी के। एक को लीड कर रहे थे इनके बेटे अमर सिंह, एक को महाराणा प्रताप खुद लीड कर रहे थे। तो सीधा यहाँ पर फुल फ्रंटल वॉर होती है। और देखो, बिना मस्कटियर के मुगल आर्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी नहीं, और आसपास का जो टेरेन था वहाँ से लगातार जो एरोज थे वो भी चल रहे थे। महाराणा प्रताप के जो आर्चर्स थे वो हर जगह थे। अगेन जो लोकेशन थी बैटल की इन्होंने खुद यहाँ पर चूज करी, और बहुत ही जल्दी स्विफ्टली देखा गया कि मुगल आर्मी को एक के बाद एक लॉसेस यहाँ पर होने लग गए। मस्केटियर्स कुछ नहीं कर पाए, दूर से तीर चलता था, मस्केटियर एक के बाद एक यहाँ पे मारे जा रहे थे। फिर उसके बाद जो हाथी है महाराणा प्रताप के ये आगे गए, और फिर जब सुल्तान खान और बलोल खान ने खुद कोशिश करी यहाँ पे अटैक करने की, तब अमर सिंह ने सुल्तान खान को मार डाला और महाराणा प्रताप ने बलोल खान को मार डाला। बलोल खान की जो डेथ है ये कहते हैं लेजेंड है अपने आप में, कि महाराणा प्रताप ने इतनी तेजी से तलवार चलाई, इतनी फोर्स से तलवार चलाई कि बलोल खान अपने घोड़े के साथ 2 टुकड़ों में बढ़ गया। और जैसे ये दृश्य देखा बाकी मुगल सोल्जर्स ने सबने सरेंडर कर दिया। और फिर आसपास की जो आउटपोस्ट थी वहां पर भी जो बहुत सारे मुगल सोल्जर्स थे उन लोगों ने भी सरेंडर कर दिया। टोटल बताया जाता है, इसके बारे में आप गूगल करिएगा, काफ़ी आपको इसके बारे में सोर्सेज मिलेंगे, करीब 36,000 मुगल सोल्जर्स ने यहाँ पर किया था सरेंडर। और बहुत सारा जो एरिया था मेवाड़ के आसपास का ये महाराणा प्रताप ने रिकैप्चर कर लिया। मैं चाह रहा था कि इस वीडियो में बैटल ऑफ दिवेर को प्रॉपर्ली मेंशन किया जाए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इस ब्रेव वॉरियर की, तब सीधा बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में बातचीत करके हम आगे महाराणा प्रताप को इतना डिस्कस करते नहीं है, जबकि इनकी लेजेंड जो है इससे काफ़ी और आगे जाती है। अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को कैप्चर नहीं कर पाया था।
अकबर को सबसे ज़्यादा जो घाव हैं वो भी महाराणा प्रताप ने ही दिए थे। और अजीब बात देखिए कि फाइनली जब महाराणा प्रताप की डेथ होती है 1597 में, और ऐसा नहीं था कि इनकी डेथ हुई थी जंग में मुगल के अगेंस्ट लड़ते लड़ते, हंटिंग कर रहे थे, उस दौरान एक एक्सीडेंट हो गया, तो जो इंजरीज आई थी उसकी वजह से इवेंचुअली इनकी डेथ हो गई। काफ़ी दिन लग गए थे उसमें, इवेंचुअली ही डाइड। और जैसे ये न्यूज़ पहुंची अकबर के पास, अकबर फूट फूट के रो पड़ा, क्योंकि इस वक्त तक अकबर का जो सारा फोकस था वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ था। नॉर्थ वेस्ट की तरफ और चैलेंजेस आ रहे थे मुगल एम्पायर को। तो जब उसको फाइनली न्यूज़ मिली कि इतना महान वॉरियर जिसने इतने चैलेंजेस दिए अकबर को, अकबर के सामने झुका नहीं, कई सालों तक अकबर का एडवांस रोक कर रखा, अब फाइनली वो नहीं है, अकबर इस न्यूज़ को सुन के रो पड़ा। और इसके बारे में बहुत से हिस्टोरिकल अकाउंट्स में आपको मेंशन मिलेगा। और ये अपने आप में मैं कहूँगा महाराणा प्रताप साहब की आखिरी जीत थी, कि जो उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था उसके मन में भी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी इस ग्रेट वॉरियर को लेकर। और मैं आप सबको भी कहूँगा ये वीडियो ख़त्म करते हुए कि महाराणा प्रताप को जब आप याद रखिएगा, इनको एज एन इंस्पिरेशनल फिगर याद रखिएगा। सिर्फ हल्दी घाटी तक इनकी लेजेंड नहीं है, ही वॉज ए ट्रूली ब्रेव सोल्जर। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ महाराणा प्रताप विजय मेमोरियल, जो आपको मिलेगा दिवेर के काफ़ी हद तक करीब। यहाँ पर आप देख पाएंगे, बहुत ही सुंदर बना रखा है। ये बनाया गया था महाराणा प्रताप जी की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। ऑफ कोर्स बाद में बनाया गया, बहुत बाद में बनाया गया ये। तो दिस इज़ द ट्रू लेगेसी ऑफ दिस ग्रेट वॉरियर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, एनी एग्जामिनेशन, आप सिंपली जाइए unacademy.com पे, या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है डाउनलोड कर लो। और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी सीएससी पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। दोनों कोर्सेज में पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका कवर होगा, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2-3 साल बाद आपको अटेंड करना है यूपीएससी का एग्जाम, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। बट सिंपली यूज द कोड PD10 और प्राइसेस यहाँ पर गिर जाएंगे, द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।